हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे अबाउट आर प्रोग्रामिंग यूनिट 2। तो पहली वीडियो में हमने देखा था यूनिट 1, उसमें सारी चीज़ें हमने देखी थी, तो वो चैनल पे अपलोडेड है वीडियो, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। आज की वीडियो में हम देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स, आइटरेटिव लूप्स, ये सारी चीज़ें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। और बाकी एक चीज़ और मेरे को बतानी थी कि ना, मेरे चैनल पे और भी सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस रहती है, तो वो भी आप देख सकते हो अगर आप चाहो तो। ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद यूनिट 2 ऑफ द सब्जेक्ट, कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन आर प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, इसमें हमारे पास ये सारी स्टेटमेंट्स रहती हैं। और एक चीज, जब भी आप एग्जाम में ये सारी चीजें लिखते हो ना, तो मेक श्योर करना कि आप साथ में कोड भी मेंशन करो, बिकॉज जो एमडीयू की मार्किंग्स होती हैं, चेकिंग होती है पेपर की, उसमें ये सारी चीजों पे भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंसीज होती है कि आप अपने आंसर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद इफ कंडीशन। तो इफ कंडीशन का यहाँ पे हम सिंटेक्स देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको यही सिंटेक्स पास करना है, या आपको लिख के आना है वहां पे। तो अब यहाँ पे देखो, हमने क्या दिया है। यहाँ पे हमने सबसे पहले एक वेरिएबल असाइन करा है, x इक्वल्स टू 100। ठीक है, अगर x ज्यादा होगा 10 से, तब आपको प्रिंट क्या करना है स्टेटमेंट को, ये आपको प्रिंट करना है कि x इज ग्रेटर देन 10। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो, जब भी हम ये स्टेटमेंट्स पास करते हैं ना, तो इफ कंडीशन आपकी तभी चलेगी जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी। अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो वो आपका जो लूप है, या फिर जो हमने कंडीशंस पास करी है, वो वहीं पे हमारी टर्मिनेट कर जाती है। तो ये इसका कुछ रूल्स रहते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखने होता है, और ये सारी चीजें आपको लिख के आनी होती है। उसके बाद आता है हमारे पास इफ एल्स कंडीशन। इफ एल्स कंडीशन का क्या मतलब होता है, इसमें आप दो कंडीशंस पास करते हो, कि अगर इफ स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाती है, तो लूप वहीं पे चल जाता है, खत्म हो जाता है। बट अगर हमारी जो कंडीशन इफ की फॉल्स हो जाती है, तो फिर वो किसकी देखता है, एल्स की देखता है, और जो उसकी स्टेटमेंट होती है एल्स वाली, फिर वो हमें पास हो जाती है यहाँ पे। तो ये इसका सिंटेक्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दे रखा है, जिसमें हमने क्या वैल्यू पास कर रखी है, 5। तो एक्स को हमने वैल्यू साइन कर रखी 5, और यहाँ पे हमने एक इफ में पास करी कंडीशन कि आपको अगर वैल्यू हमारी 10 से बड़ा है एक्स की वैल्यू, तो आपको डालना है कि ग्रेटर देन 10। ठीक है, अगर वो कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई, विच इज, हमें यहाँ पे दिख रहा है कि एक्स की वैल्यू 5 है, तो वो 10 से छोटा है, तो ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी, लूप वहीं पे टर्मिनेट कर जाना चाहिए। बट ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे हमारी दूसरी कंडीशन चेक होगी, विच इज एल्स कंडीशन। तो अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो ये वाली कंडीशन हमारी फिर रन कर जाती है यहाँ पे। फिर आता है हमारे पास फॉर लूप। फॉर लूप हम जैसे दूसरी स्टेटमेंट्स में देखते हैं कि मतलब जब तक कंडीशन ट्रू रहती है, तब तक आपका क्या रहेगा, लूप रन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लेटर्स पास करे हैं, मतलब अल्फाबेट्स हमारे प्रिंट होंगे फ्रॉम 4th टू 10th। तो हमारा फोर्थ लेटर कौन सा होता है अल्फाबेट्स पे, डी। तो डी से लेके आपका जो 10th लेटर है, 10th वाला प्रिंट नहीं होता। वैसे यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बारी, 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, ये वाला प्रिंट हो रखा है यहाँ पे, 10th है जो। तो यहाँ पे ये लूप कब तक आपका चलेगा, 10th लेटर तक चलेगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही 11th लेटर आएगा, 11th लेटर होगा हमारा के, तो वहां पे हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा, और उसको प्रिंट नहीं करेगा वो। मतलब जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी, तब तक वो प्रिंट करता जाएगा। फिर आते हैं हमारे नेस्टेड लूप्स। इसका मतलब होता है, नेस्टेड लूप का मतलब होता है लूप के अंदर लूप। ठीक है, तो जैसे अगर हमारे यहाँ पे है फॉर लूप, अब यहाँ पे फॉर लूप के अंदर ही हमने एक और फॉर लूप चला रखा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड लूप। और इसमें ना कोई कंडीशन नहीं होती कि आपको सिर्फ दो ही लूप्स चलाने हैं या तीन ही लूप्स चलाने हैं। आप अपनी जितनी मर्जी हो, आप उतने लूप्स चला सकते हो इसमें। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे लूप्स चल रहे हैं। फिर हमारे पास रहता है वाइल लूप। वाइल लूप एक काइंड ऑफ लूप रहता है, जो कि तब तक आइटरेट करता है जब तक आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड रहती है। तो यहाँ पे वाइल लूप की हमारा सिंटेक्स लिखा हुआ है। फिर हमारा एक रहता है रिपीट लूप एंड ब्रेक लूप। देखो, रिपीट लूप क्या होता है कि ना, वो अपने आप को रिपीट करता रहता है, और यहाँ पे कोई एग्जिट कंडीशन नहीं होती हमारी। मतलब जब तक कोई एग्जिट कंडीशन नहीं आती है, तो इसके लिए आपको एक ब्रेक स्टेटमेंट पास करनी होती है, कि अगर आपको तो अपना लूप रोकना है, तो आप कब तक रोकोगे। तो हम यहाँ पे ना एक जैसे कंडीशन पास कर रहे हैं कि यहाँ पे प्रिंट करना है हमें नंबर्स 1 to 5। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रिपीट स्टेटमेंट लगाई कि ये इतनी जो स्टेटमेंट है वो हमारा रिपीट होता रहेगा। कब तक रिपीट होता रहेगा, अगर
जो हमारी स्टेटमेंट है वो 5 से बड़ी हो जाता है, मतलब x की वैल्यू हमारी 5 से बड़ी हो जाती है, तो वो क्या करेगा, वहां पे ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, तो इसका यहाँ पे इस तरीके से एग्जाम्पल आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो इसका एक आप एक तो इसके बारे में, इसमें आप क्या क्या लिखोगे इसके बारे में, एक तो आपको एक स्टेटमेंट लिखनी है जो आपको डिफाइन करे इस चीज को। डिफाइन करने के बाद आपको इसका सिंटेक्स यहाँ पे पास करना होता है, साथ में एक एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप यहाँ पे दोगे। फिर आपको आउटपुट भी लिखना होता है, तब आपको जाके मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आता है रिटर्न स्टेटमेंट। तो रिटर्न स्टेटमेंट में क्या होता है कि आपको जो रिटर्न होंगी वैल्यूज उसके लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक हमने फंक्शन पास किया है एफ, फंक्शन एक्स। अब इसमें क्या बोल रहा है कि जो अगर हमारा वैल्यू एक्स से बड़ी होती है, ठीक है, मतलब एक्स जो है वो हमारा 0 से बड़ा होएगा, तो हमें रिटर्न क्या होगी, वैल्यू पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमने रिटर्न का यूज करा है, ठीक है, कि मतलब क्या हमें आना चाहिए आंसर। फिर अगर हमारे पास यहाँ पे एलसिफ हमने यूज करा है, अगर आपकी जो वैल्यू है वो 0 हो जाती है, 0 से कम हो जाती है एक्स की वैल्यू, तो आपको नेगेटिव नंबर्स रिटर्न करना है। फिर हम रिटर्न करेंगे 0, कि मतलब ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो ऑफ कोर्स 0 होगी चीज। तो ये सारी चीजों के लिए हमने यहाँ पे फंक्शन चलाया है, और यहाँ पे हमें आउटपुट मिला है। यहाँ पे ये फंक्शन में आपने वैल्यूज पास करी, सबसे पहले हमने फंक्शन क्रिएट करा है, और उसके बाद फंक्शन में हमने क्या वैल्यूज पास करी, 1 0 एंड -1। तो यहाँ पे हमें वैल्यूज मिली है। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पेपर में। तो देखो नेक्स्ट क्या होता है, जब आपको किसी करंट आइट्रेशन को स्किप करना होता है, ठीक है, विदाउट एग्जीक्यूटिंग फर्दर स्टेटमेंट्स, तब हम यूज करते हैं नेक्स्ट आइट्रेशन साइकिल का, जिससे हमारा मतलब जो लूप है वो चलता रहे, टर्मिनेट ना हो। ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दे रखा है, और साथ में उसके रिस्पेक्ट में ही हमने आउटपुट भी दे रखा है। ओके, सो अब आगे हम देखते हैं अगली चीजों के बारे में। नेक्स्ट आता है हमारे पास फंक्शंस इन आर प्रोग्रामिंग। तो किस टाइप की फंक्शंस हम आर प्रोग्रामिंग में देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि फंक्शन होता क्या है। देखो, एक रीयूजेबल मैनेजेबल यूनिट्स हम बनाते हैं। फंक्शन बेसिकली ना ये ऐसे रहता है कि आपको एक ही चीज को बार बार यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, एक इनिशियली या बीच में कोड के फंक्शन बना देंगे। ठीक है, फिर फंक्शन में हम उसमें वैल्यूज पास करके कुछ ना कुछ फिर हम आंसर एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि अभी हमने उस वाले एग्जाम्पल में देखा था, रिटर्न वाले एग्जाम्पल में, जिसमें हमने इनिशियली एक फंक्शन बना दिया था। फिर उसमें हमने पैरामीटर्स डिफाइन कर दिए थे कि अगर आपकी वैल्यूज इस टाइप की होगी, कुछ कंडीशंस हमने पास कर दी थी, और लास्ट में उस फंक्शन को फिर हमने कॉल किया था अलग अलग वैल्यूज देके, जैसे -1 0 और 1, ये 3 वैल्यूज देके उसी फंक्शन को हमने कॉल किया था। तो फंक्शन का यूज क्या होता है कि आपको दोबारा से एक, मतलब जैसे अगर मैंने 3 वैल्यूज के लिए मेरे को उस फंक्शन को चलाना था, अगर मैं फंक्शन नहीं यूज करती तो उन 3 वैल्यूज के लिए मेरे को पूरा पूरा कोड लिखना पड़ता। ठीक है, तो टू रिड्यूस द नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड्स एंड टू इनहांस और इंक्रीज रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, वी यूज फंक्शंस। ठीक है, तो फंक्शंस में यहाँ पे क्या होता है, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं फंक्शंस में। जैसे अगर ये हमने फंक्शन दिया है, ये एक फंक्शन का नेम हम पास करते हैं, कि एक आइडेंटिफायर होता है कि फंक्शन को आप किस नाम से बुलाओगे। ठीक है, उसके बाद उसमें हम फंक्शन कीवर्ड पास करते हैं अपना, फिर कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं जिसमें आपकी कुछ वैल्यूज होती हैं। ठीक है, जैसे हमने पिछले वाले में उसमें कुछ वैल्यूज हमने पास करी थी। फिर आती फंक्शन बॉडी, जो कि एग्जीक्यूट होती है जब भी आप फंक्शन को कॉल करते हो। तो ये फंक्शन इनिशियली से फिर स्टार्ट होता है, और उसके बाद एक रिटर्न वैल्यू होती है, कि अगर जब फंक्शन खत्म हो जाएगा तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी। जैसे उसमें हमें क्या वैल्यूज मिल रही थी, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। तो ये हमें कुछ वैल्यूज रिटर्न हो रही थी। सिमिलर यहाँ पे चीजें रहती हैं। फिर आता है हमारे पास पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स। तो पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स दोनों अलग चीजें हैं। ये क्या होती हैं, देखो, अगर हम पैरामीटर्स की बात करें तो वो कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि हमारे फंक्शन डिक्लेरेशन के टाइम पे हम डिफाइन करते हैं इन चीजों को। ठीक है, ये कुछ प्लेस होल्डर्स की तरह एक्ट करते हैं जबकि जब आप फंक्शंस को यूज करते हो। फिर हमारे पास आती है आर्ग्यूमेंट्स, जो कि एक्चुअल वैल्यूज होती हैं। मतलब देखो, पैरामीटर्स क्या होंगे कि जब आप फंक्शन को बना रहे हो, आप कोडिंग कर रहे हो, फंक्शन बना रहे हो, अब
तो उस टाइम पे आप क्या डिक्लेयर कर रहे हो फंक्शन में, तो उन जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम पैरामीटर्स बोलते हैं। वहीं पे जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं हमारी, वो एक्चुअल वैल्यू होती है। जैसे अगर लास्ट में जब मैंने आर्ग्यूमेंट्स क्या पास करी थी, 1 0 और -1, तो ये हमारे कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये जो एड नम है, दिस इज आवर फंक्शन नेम। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे क्या पैरामीटर्स पास करे हैं, ए एंड बी। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, देखो जब आप फंक्शन को क्रिएट करते हो, तो जो आप यहाँ पे हम ये डाल रहे हैं ए एंड बी विच आर वेरिएबल्स, इनको क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स। वहीं पे अगर हम एक्चुअल वैल्यूज डालते हैं जिसके ऊपर आपको फंक्शन को एक्चुअल में कॉल करना है, उनको हम क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। यहाँ पे लिखा हुआ भी है नीचे कि ए एंड बी क्या है, हमारे पैरामीटर्स हैं, जबकि 35 और 67 क्या है, हमारी ये आर्ग्यूमेंट्स है जो कि हमने पास करे हैं फंक्शन में, जिसके ऊपर हमें वैल्यूज चाहिए, अपनी एक्चुअल वैल्यूज। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास फंक्शन पैरामीटर रूल्स। कुछ फंक्शंस के कुछ रूल्स होते हैं जिसमें हमारे नंबर ऑफ पैरामीटर्स हम डिफाइन करते हैं, कि आपको मतलब ऐसा नहीं होगा कि जैसे अगर मैंने यहाँ पे 2 पैरामीटर्स पास करे ए एंड बी, अब उसमें मैं एक ही आर्ग्यूमेंट पास कर दूं, तो आपका फिर नहीं चलेगा, एरर शो हो जाएगा। वहीं पे अगर यहाँ पे सिर्फ हमने पैरामीटर्स पास करे, वहां पे मैंने नीचे 3 आर्ग्यूमेंट्स पास कर दी कि मेरे को तो 3 नंबर्स का सम चाहिए, तो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो आपका जो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है और नंबर ऑफ आप जितने पैरामीटर्स दे रहे हो, दे शुड बी सेम इन नंबर्स। ठीक है, डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज होती है कुछ। फिर हमारे पास रिटर्न वैल्यू होती है, कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने रिटर्न दे रखा होगा कि रिटर्न हमें क्या करे, ये सम रिजल्ट। अब सम रिजल्ट कैसे निकलेगा, बाय एडिंग ए एंड बी। तो यहाँ पे हमने एक ये अपना रिटर्न वैल्यू असाइन करी, जिसको हमने यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट पे पास कर दिया, सो दैट कि जब हम हमारी वैल्यू आए तो हमें रिटर्न हो जाएगी ये चीज। ठीक है, फिर आता है कॉलिंग अ फंक्शन, कि आप फंक्शन को कॉल कैसे कर सकते हो। देखो, आप फंक्शन को कॉल करने के लिए हम फंक्शन का नेम पास करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे फंक्शन का नेम क्या है, रेक्टेंगल, और यहाँ पे हमने कॉल क्या किया लास्ट में, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स 2 और 3। ठीक है, यहाँ पे लेंथ और विड्थ हमने पास करा है, तो यहाँ पे क्या होएगा, ये हमारी 2 क्या होगी, लेंथ होगी, ये हमारी विड्थ होगी 3। तो इस तरीके से आपको पास करनी है। यहाँ पे हमारे नेम आर्ग्यूमेंट्स कुछ, ये 3 केसेस हैं जो आप अच्छे से पढ़ सकते हो, सो दैट कि हम एग्जाम में अच्छे से लिख के आ पाए। फिर हमारे पास आते हैं कुछ फंक्शंस के टाइप्स। आप देखो, फंक्शन की टाइप्स कुछ ऐसे होंगे जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है इन द सिस्टम और योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, हम उनको डायरेक्टली कॉल कर लेते हैं। फिर आते हैं हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शंस जो हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस बोलते हैं उनको, कहाँ गए ये, यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जो हम खुद उसके लिए कोड लिखते हैं पूरा, और उसके बाद फिर हम उसको लास्ट में कॉल करते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़े से फंक्शंस के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे यूजर बिल्डिंग फंक्शंस होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं इन द सिस्टम, यू हैव टू जस्ट कॉल देम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आता है, देखो एक तो प्रिंट स्टेटमेंट हम पास करते हैं फॉर सम। यहाँ पे हम 4 और 6 के लिए हम सम कैलकुलेट करेंगे। मैक्स फंक्शन, मिन फंक्शन, कुछ इस टाइप के फंक्शंस होते हैं, यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हो। ठीक है, फिर हमारे पास आते हैं स्टैटिस्टिकल फंक्शंस। स्टैटिस्टिकल फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं, देखिए स्टैटिस्टिक्स में कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, मिन, मैक्स, सॉरी, मीन, मीडियन, मोड, ये सारे फंक्शंस जो होते हैं, अगर उनकी आपको वैल्यूज काउंट करनी होती है, तो उसके लिए आप उसको फंक्शंस को डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, जैसे यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल कर रखा है। और एस जी होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। यहाँ पे कुछ कॉमन फंक्शंस दे रखे हैं जो आप पढ़ सकते हो उनको वीडियो को पॉज करके। दीज आर योर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, कॉस, साइन, टैन, ये सारे। यहाँ पे एब्सोल्यूट स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, सॉरी, ये दिस इज राउंड, एक्सपोनेंशियल, ये सारे आपके फंक्शंस हैं। फिर यहाँ पे मीन, मीडियन, कोरिलेशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, डेटा मैनिपुलेशन के जितने भी फंक्शंस होते हैं आपके, कि आप डेटा को मैनिपुलेट करने में जब फंक्शंस हम यूज करते हैं। एंड फाइल इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस, जैसे रीड सीएसवी, राइट सीएसवी, रीड टेबल, राइट टेबल, इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं, कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस उनको हम बोलते हैं, विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड यू हैव टू जस्ट कॉल देम टू यूज देम। ठीक है,
फिर हमारे पास आते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। यूजर डिफाइंड फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिनको आप खुद कोडिंग लिखते हो उस चीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल इवन ऑड फंक्शन हमने बनाया टू आइडेंटिफाई विच नंबर इज इवन एंड विच नंबर इज ऑड। तो उसके लिए हमने यहाँ पे कुछ फंक्शन लिखा है वेयर वी हैव पास अ सिंपल फॉर्मूला। अब इसमें हमने क्या दिया है कि x का हमने डिवाइड कर सॉरी मॉड्यूलो निकाला है विद 2, अगर उसका मॉड्यूलो 0 आता है, मतलब अगर आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हो बाय 2 एंड इट इज गिविंग यू रिमाइंडर ऑफ 0, तो आप क्या लिखोगे, उसको पास करोगे इवन। और अगर वहीं पे अगर वो 0 नहीं आ रहा है, उसका रिमाइंडर 1 ही आएगा फर्स्ट, तो हम ऑड पास करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने ये फंक्शन, ये हमने खुद से यहाँ पे कोड लिखा, हमने डायरेक्टली इसको कॉल नहीं करा कि प्रिंट इवन ऑड। ठीक है। तो ये जो आप फंक्शंस खुद से लिखते हो ना, उनको हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। फिर यहाँ पे कुछ ये है, बट ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो ये हम नहीं देखेंगे। बाकी आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट टॉपिक इज डेटा प्री प्रोसेसिंग इन आर। तो डेटा प्री प्रोसेसिंग क्या होता है आर लैंग्वेज में, ये अब हम देखते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, एक सेकेंड। हाँ, तो डेटा प्री प्रोसेसिंग जो हमारा होता है, डेटा एनालिसिस मशीन लर्निंग में हम यूज करते हैं फॉर रियल वर्ल्ड डेटा के लिए। और इसमें हम ऑफनली यूज करते हैं इनकम्प्लीट नॉइजी या इनकंसिस्टेंट डेटा को ट्रीट करने के लिए। ठीक है। तो आपकी कुछ फंक्शंस या पैकेजेस हमें आर प्रोवाइड करता है जिसकी यूज करके हम क्लीन ऑर्गेनाइज या स्ट्रक्चर कर सकते हैं अपने डेटा सेट को, सो दैट कि हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस या अपने मॉडल बिल्डिंग्स को और अच्छे से परफॉर्म कर पाए। इसमें हमारे पास स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन रहता है जिसमें हम स्टेप 1 में इंस्टॉल या रिक्वायर्ड जितने भी पैकेजेस होते हैं उनको हम लोड करते हैं। तो इंस्टॉलेशन के लिए आप इंस्टॉल पैकेजेस और इसमें पैकेज का नाम आप पास कर सकते हो, या फिर आप लाइब्रेरी डायरेक्टली कॉल कर सकते हो इस तरीके से। फिर आता है लोड डेटा सेट। जैसे कि अगर हम पाइथन में देखते हैं तो उसके लिए हम पांडास का यूज करते हैं। ठीक है। बट यहाँ पे आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो अपने डेटा सेट को यूजिंग दिस फंक्शन। यहाँ पे आपकी कोई लाइब्रेरी यूज नहीं हो रही है। जैसे अगर हम उसमें यूज करते हैं तो हम उसमें लिखते हैं pd.read_csv, बट इसका सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट रहता है इन आर प्रोग्रामिंग। यहाँ पे भी अगर आपको csv डेटा पास करना है तो आपको पाथ देना होता है अपने डेटा का इन csv फॉर्मेट। उसके बाद हम यहाँ पे रीड करते हैं। फिर हम डेटा इंस्पेक्शन करते हैं। डेटा इंस्पेक्शन में हम क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं, जैसे कि उसके डायमेंशंस क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक स्टैटिस्टिकल डिटेल्स उसकी क्या है, वो सारी चीज़ें। फिर हम यहाँ पे डेटा सेट की डायमेंशंस चेक करेंगे। ठीक है, इसका यूज़ करके, जैसे यहाँ पे डिम फंक्शन यूज करते हैं। फिर अगर जैसे हम उसमें यूज करते थे ना कि फर्स्ट 5 रोज को अगर आपको चेक करना है कि क्या है उसमें वैल्यूज, तो उसके लिए हम हेड फंक्शन पास करते हैं। सिमिलर कॉन्सेप्ट रहता है डेटा सेट इसके आर में भी। यहाँ पे भी हम हेड फंक्शन का यूज करते हैं। यहाँ पे फिर क्या है ये आपका SCR फंक्शन इज टू शो द इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर, सॉरी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ योर डेटा सेट। ठीक है, कि आपके कॉलम नेम्स क्या हैं, क्या सारी चीजें हैं, वो सारी चीजों के लिए हम उसको यूज करते हैं। देन वी हैव कन्वर्ट डेटा टाइप्स। अगर आपको जब भी आप डेटा एनालिसिस या आर प्रोग्रामिंग में चेंज कर यूज करते हो तो हम क्या करते हैं, हमें एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्जन करने होते हैं, विच इज वेरी कॉमन। तो हमने इनिशियली या फर्स्ट यूनिट में हमने देखा था, जब हम न्यूमेरिक डेटा को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे थे तो हम क्या लिख रहे थे, एज इंटीजर, और उसके बाद पैरेंथेसिस में हम अपनी वैल्यू को पास कर रहे थे जिसको हमें न्यूमेरिक से इंटीजर में बनाना है। सिमिलर कॉन्सेप्ट रहता है जब आपको डेटा को एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में चेंज करना होता है, तो यहाँ पे आपको एज लिख के फिर डॉट पास करके आपको जौन से डेटा टाइप में चेंजेस करने हैं आप वो चेंजेस करके, और फिर पैरेंथेसिस में हम क्या पास करते हैं, जो वैल्यू को हमें चेंज करना है या जो कॉलम को हमें चेंज करना है। ठीक है। फिर आते स्टेप 5 विच इज हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज। तो यहाँ पे जब भी हमें मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करना होता है तो उसके लिए हम स्टैटिस्टिकल फंक्शंस का यूज करते हैं, जैसे कि मीन मीडियन मोड, इन सब चीज़ों का हम यूज करते हैं।
फिर आता है स्टेप 6 विच इज रिमूव डुप्लीकेट रोज। जब हमें डुप्लीकेट रोज को हमें रिमूव करना होता है तब हम इसका यूज करते हैं। अब इसमें क्या होता है आपका, जब भी रिपीटेड चीजें होती है तो उसके लिए हम फंक्शन यूज करते हैं डिस्टिंक्ट। ठीक है, डिस्टिंक्ट फंक्शन का यूज करके हम यहाँ पे डुप्लीकेसीज को रिमूव कर सकते हैं। फिर फीचर स्केलिंग आता है जिसमें आप स्टैंडर्डाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन, ये सारी चीजें यूज करते हो, बट इतना कुछ पूछा नहीं जाता पेपर में। ठीक है, बाकी हम पढ़ेंगे तो सारे। फिर आता है हमारे पास एनकोड कैटेगोरिकल वैल्यूज। जितनी भी हमारी कैटेगोरिकल वैल्यूज हैं उनको हम एनकोडिंग करते हैं बाय यूजिंग वन हॉट एनकोडिंग। और इससे होता क्या है, देखो कैटेगोरिकल वैल्यूज जितनी भी होती है ना उनको ये बाइनरी न्यूमेरिक वैल्यूज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, फिर हम हैंडलिंग आउटलायर्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, आउटलायर्स जब भी हमें हैंडल करने होते हैं तो उसके लिए हम कुछ फंक्शंस का यूज करते हैं, जैसे हम बॉक्स प्लॉट वगैरह का यूज करेंगे, हम क्वार्टाइल्स, इन सारी चीजों का हम यूज करते हैं टू प्लॉट द थिंग्स और टू रिमूव द आउटलायर्स। फिर हमारे पास रहता है यहाँ पे एक एग्जांपल ये दे रखा है ग्राफ, आई गेस ये देखो। ये जब तक आउटलायर्स थे तब तक हमारा बॉक्स प्लॉट कैसा प्लॉट हो रहा था, फिर जब आउटलायर्स हमारे रिमूव हो गए तो हमारा बॉक्स प्लॉट कैसा प्लॉट हो रहा था। बेसिकली यहाँ पे ना एक बॉक्स टाइप होता है जिसमें यहाँ पे कुछ ऐसे डॉटेड लाइंस होती हैं ऊपर नीचे। फिर हम रिव्यू करते हैं अपने क्लीन डेटा सेट को, कि जो भी आपका डेटा सेट है आप उसको रिव्यू करोगे। फिर लास्ट में हम अपना कोरिलेशन एनालिसिस, डेटा स्प्लिटिंग, वो सारी चीजें करेंगे। एंड दिस वाज ऑल अबाउट डेटा प्रोसेसिंग इन आर। तो उसकी कुछ 11 स्टेप्स थे जो आप लिख के फिर याद कर सकते हो। सो गाइज दिस इज द लास्ट टॉपिक, और इसके बाद हम इस वाली यूनिट को वाइंड अप कर देंगे अपनी। तो पैकेजेस हैं हमारे, पैकेजेस इन आर। तो देखो क्या होता है, जब भी आप अपनी आर का यूज करते हो तो इसमें हमारे पास कुछ रिपोजिटरीज होते हैं जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, बट ये जरूरी है तो ये आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो इसके बारे में वीडियो पॉज करके। ठीक है, फिर हमारे पास आती है कि अगर आपको लाइब्रेरी की लोकेशंस चाहिए जिसमें आर पैकेजेस हैं, उनका कैसे हम यूज करेंगे। तो देखो सबसे पहले जब भी आपको कोई भी लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी होती है तो आप कुछ इस तरीके से लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर सकते हो। लाइब्रेरी फिर पैरेंथेसिस अगर हम लिखें तो हम अपने पैकेजेस को या लाइब्रेरीज को हम इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये फंक्शन होता है। अब यहाँ पे इंस्टॉलेशन लिखा हुआ है कि अगर आपको आर पैकेजेस को इंस्टॉल करना है फ्रॉम क्रैन, तो हम कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना होता है पैकेजेस को। और जो ये सी होता है ना हमारा, ये आपका यूज होता है व्हेन यू आर यूजिंग मल्टीपल वैल्यूज एट द सेम टाइम। ठीक है, तो हम इसके लिए हम यूज करते हैं। फिर हमारे पास ये अलग अलग एग्जाम्पल दे रखे हैं जिससे आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे अपडेट, रिमूव, चेक इंस्टॉल्स, ये सारी चीजें यहाँ पे कुछ फंक्शंस हमें दे रखे हैं विच आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये पूछ लिए जाते हैं कई बार, तो ये आप पढ़ सकते हो। फिर आता है यहाँ पे डिफरेंसेस बिटवीन पैकेजेस एंड लाइब्रेरीज। तो देखो पैकेजेस और लाइब्रेरीज में क्या फंक्शन डिफरेंस होता है। तो जो लाइब्रेरी वाला ये फंक्शन होता है ये बेसिकली काइंड ऑफ कमांड है जो कि हमें हेल्प करता है टू लोड द पैकेजेस। ठीक है, वहीं पे अगर हम पैकेज की बात करें तो वो एक कलेक्शन ऑफ फंक्शंस है जिसको हम कन्वीनियंटली बंडल कर देते हैं साथ में। ओके, अगर आपको एक टाइम पे बहुत सारे पैकेजेस करने हो तो आप इस तरीके से आप कुछ कर सकते हो चीज़ों को। बाकी यहाँ पे इतना ही दे रखा है, आई गेस इसमें ना सिर्फ इतना ही है। सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट 2। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर देना। और अगर मतलब मैंने कुछ गलत बढ़ा दिया हो अगर, या मेरी साइड से कोई मिस्टेक हो गई हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, एंड आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट ऑल्सो। बाकी आप और ज़्यादा सब्जेक्ट्स के बारे में भी देख सकते हो, मेरे चैनल पे सारे अवेलेबल हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।